अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग के बेसिक फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करना शुरू किया हुआ है और अभी तक अकाउंटिंग के जो मेन फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो बुनियादी तौर पर 4 हैं। अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसमें टोटल जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो 4 हैं। पहला हमने पढ़ा था, पहला फंक्शन जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग का प्रोसेस या फंक्शन। रिकॉर्डिंग में हम जर्नल बनाते हैं और रिकॉर्डिंग करने के लिए हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं उनका। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो तमाम अकाउंट जिनको हमने जर्नल में इस्तेमाल किया और अब हम उन तमाम जो जर्नल में आने वाले अकाउंट्स हैं उनके हम अलग अलग जो है ना वो लेजर अकाउंट बनाते हैं। इस लेजर अकाउंट के बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। फिर इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर हम अपने डाटा को समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे उन तमाम लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस हमने फाइंड किए होते हैं उन तमाम बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस की 2 साइडें होती हैं, एक उसकी डेबिट साइड होती है और एक उसकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पर हमेशा एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस होते हैं और क्रेडिट साइड पर हमेशा इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस होते हैं। तो और ट्रायल बैलेंस की सबसे ख़ास बात यह है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमेशा दोनों साइडों से टैली होना चाहिए, यानी जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट्स है वो दोनों जो हैं वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर हो जाता है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि हमारा जो पहले 3 स्टेप तक का काम है, पहले 3 फंक्शंस जो हमने परफॉर्म किए हैं, जर्नल बनाना, लेजर्स बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सारा काम जो है वो हमारा एक्यूरेट हो गया है। और अब अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है चौथा स्टेप। इस स्टेप को हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये आपके सामने मैंने जो फंक्शन नंबर 4 है इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना या इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है नताइज अखज़ करना। डेफिनेटली किसी भी बिज़नेस में जब हमने बिज़नेस की डेफिनेशन देखी थी तो हमने ये देखा था कि जो बिज़नेस होता है हर उस एक्टिविटी का नाम है कि जिसका बुनियादी मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। तो एक बिज़नेस जिसमें सारा साल जो ओनर है उसने बिज़नेस किया, ट्रांजैक्शंस की, सेल की, परचेज़ की, एक्सपेंसेस किए, अब एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये जानना चाहते हैं कि सारे साल का जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या हुआ। क्या सारे साल की एक्टिविटीज़ के बाद जो हमारा ओनर है या जो हमारा बिज़नेस है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस प्रॉफिट या लॉस के कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि नताइज अखज़ करना। तो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द बिज़नेस परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरप्रिटेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी भी बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करते हैं। देखें, किसी भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो उसके प्रॉफिट या लॉस की बेस पे असेस होती है। कोई भी बिज़नेस कितना भी अच्छा हो, अगर वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा तो हम उसे एक अच्छा बिज़नेस नहीं कहते। जब कोई बिज़नेस अपने ओनर को प्रॉफिट देता है तो तब ही उस बिज़नेस को हम अच्छा परफॉर्मिंग बिज़नेस कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड
और ये जो सारा प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। मिसाल के तौर पे, और नॉर्मली ये जो टाइम पीरियड होता है ये 1 साल का टाइम होता है, कैलेंडर ईयर जिसे हम कहते हैं, या अकाउंटिंग ईयर कह लें आप उसे। तो एक अकाउंटिंग ईयर यानी कि 12 महीने का जो ड्यूरेशन है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस चीज़ के असेस करने को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन करना कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं, वो क्या है देखिए, एंड ऑल्सो असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखते हैं कि कंपनी जो है वो कितनी अच्छी चल रही है। परफॉर्मेंस का अंदाज़ा तो हमें प्रॉफिट या लॉस से होगा, लेकिन एक कंपनी जब अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही होती है ओवर द ईयर्स, तो इसका अंदाज़ा हमें कंपनी के एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज़ से होता है। अब जिस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ज़्यादा वैल्यू के होंगे, तो हम कहेंगे कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है। ठीक है, तो ये 2 काम हैं जो हम करते हैं इंटरप्रिटेशन में। एक तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट द एंड ऑफ द ईयर जो नॉर्मली होती है, उस पर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो क्या है। अच्छा, इस मकसद के लिए डेफिनेटली जैसा कि हमने पढ़ा था अकाउंटिंग में कि हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी, यानी इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, यानी कि जो ऊपर वाले 2 मकासद हैं हमारे, इनको हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये नॉर्मली प्रिपेयर की जाती हैं। इसमें पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैलेंस शीट, तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, और चौथी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या होती है ये इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इनको। और चौथा, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, यानी जो फिगर्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये ऊपर वाली 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही होती हैं, उन चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर कोई एक्सप्लेनेटरी नोट हैं, कोई उनकी डिटेल बतानी है, तो वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड पे कुछ नोट्स देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फुट नोट जिसे हम कहते हैं। वो फुट नोट्स जो हैं वो कहलाते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी स्टेटमेंट्स को हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। Income statement is prepared to calculate the profit or loss earned by an organization during a particular time period। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो इंटरप्रिटेशन का पहला काम है वो क्या है कि हम किसी भी बिज़नेस की इवैल्यूएशन करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट है जिसमें कि हम किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस अर्नड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इसके लिए हम करते क्या हैं, गौर से सुनिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए वी हैव टू डिडक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द इनकम्स। देखिए, इनकम्स वो हैं जहाँ से हम आमदनी कमा रहे हैं, और अखराजात वो हैं जो हम अपने रेगुलर बेसिस पर अखराजात यानी स्पेंडिंग्स कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। और ये बड़ी आसान सी बात है, एक बड़ी आम फहम सी बात है
कि जब हमने किसी भी कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है तो हम उसकी आमदनियों में से उसके अखराजात को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और बड़ी आसान सी बात है, ये नीचे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है कि इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंसेस तो देन ये क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम प्रॉफिट को डिफाइन भी क्या करते हैं, प्रॉफिट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ई वाला एक्सेस, EXCESS, एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। तो ये अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन भी हमें यही बता रही है कि अगर हमारी इनकम हमारे अखराजात से, हमारे एक्सपेंसेस से क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस नतीजे में, इस सूरत में जो आंसर आएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। ठीक है। और अगर वाइस वर्सा हो जाए कि अगर हमारी इनकम जो है वो हमारे अखराजात से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर उस सूरत में इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, लॉस वाली सिचुएशन कहेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि अगर तो हमारी इनकम हमारे अखराजात से ज़्यादा हो, किसी भी कारोबार की जो आमदनी है वो उसके अखराजात से ज़्यादा हो, तो उस सूरत में उसे प्रॉफिट होता है। और अगर अखराजात आमदनी से ज़्यादा हो जाएं, या यूँ कह लें कि अगर आमदनी अखराजात से कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं लॉस वाली सिचुएशन। अच्छा, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और नॉर्मली जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो ड्यूरेशन है ये नॉर्मली 12 महीने का पीरियड होता है, यानी 1 साल का टाइम। ठीक है। तो जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, इनका ताल्लुक किसी एक स्पेसिफिक ईयर के साथ होता है। ठीक है। और ये कभी भी 1 साल से अगले साल में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है जी। ये इंशाल्लाह लेटर ऑन इसको हम चल के अगले लेक्चर्स में डिस्कस मज़ीद इसको करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बस आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए प्लीज़, वो ये है कि ये नोट मैंने लिखा है, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बिलोंग टू वन अकाउंटिंग पीरियड। ये बात याद रखनी है कि जितने भी अखराजात हैं और हमारी इनकम्स हैं वो हमेशा सिंगल अकाउंटिंग पीरियड के साथ बिलोंग करते हैं। सो दीज आर नोन एज टेम्परेरी अकाउंट्स। तो ये बात याद रखनी है कि इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं ना व्यूअर्स, तो इनकम स्टेटमेंट में हम हमेशा कौन से अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक एक अकाउंटिंग पीरियड के साथ होता है। और इनको टेक्निकली अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, बिकॉज इनका बैलेंस जो है वो कभी भी 1 साल से दूसरे साल में ट्रांसफ़र नहीं होता है, चूँकि हर आमदनी और हर ख़र्चा किसी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर के साथ बिलोंग करता है। ठीक है जी। तो ये होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम भी है, ये मैंने लिखा हुआ है, जो आजकल लेटेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, वो ये है कि इनकम स्टेटमेंट इज़ आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। याद रख लीजिएगा, वैसे नॉर्मली हम इसको इनकम स्टेटमेंट ही कहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ये पूछे कि जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम क्या होती है, तो आप उसे बड़े कंफर्टेबली ये आंसर देंगे कि जी इनकम स्टेटमेंट जो होती है, जिसमें हम किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसी इनकम स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है। ठीक है जी। अब आगे इंपॉर्टेंट एक और बात लिखी हुई है, इन इनकम स्टेटमेंट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात, एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, जिसको हम, या अगर आप गौर करें तो ये मैंने लिखा हुआ है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। यानी जिस साल के अखराजात होंगे उसी साल की इनकम्स होंगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने साल लिया है जो शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2022 और साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2022, तो इसका मतलब है कि अगर इन 12 महीनों की मैंने इनकम्स ली हैं तो इन्हीं 12 महीनों के मुझे अखराजात लेने पड़ेंगे। ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता कि इनकम्स तो मैं 1 जनवरी 2022 से ले लूँ और 31 दिसंबर 2022 तक लूँ, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं ले लूँ जनाब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक।
तो अब ये ड्यूरेशन जब डिफ़र करते हैं तो इसमें हमारा जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि अकाउंटिंग में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जिस साल की इनकम्स ली गई हैं उसी साल के एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। अगर इसमें डिफरेंस होगा तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट कंसिडर नहीं होगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, गौर से सुनिएगा। इन इनकम स्टेटमेंट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स आर टेकन इनटू अकाउंट्स ऑफ सेम, या मैं सेम ये मैं लिखना भूल गया हूँ, आप ज़रा काइंडली इसको देख लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट, इन इनकम स्टेटमेंट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पर सेम जो है वो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। यानी सेम अकाउंटिंग पीरियड का इनकम्स और सेम अकाउंटिंग पीरियड के जो एक्सपेंसेस हैं अगर उन्हें हम कंसिडर करेंगे तो इसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। और मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके ही जो हमारा प्रॉफिट है वो एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वो ये है कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये दो तरह की होती है, यानी दो तरह के बिजनेसेस के लिए बनाई जाती है। यानी जैसे मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि इस दुनिया में बिकने वाली चीज़ें दो ही हैं, या तो गुड्स बिकती हैं तो या तो फिर सर्विसेज बिकती हैं, ठीक है। तो जो लोग गुड्स बेचते हैं उन्हें बोलते हैं मर्चेंडाइज़र। क्या बोलते हैं? जिसको हम ट्रेडिंग करना कहते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, कि बनी बनाई चीज़ को हम ख़रीदते हैं इस होलसेल प्राइस पर और उसको रिटेल प्राइस पर मार्केट में बेच देते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो ये काम करते हों कि चीज़ों को होलसेल प्राइस पर ख़रीदते हों या किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हों और यहाँ पर लोकल मार्केट में सेल कर देते हों, ऐसे लोगों को हम कहते हैं मर्चेंडाइज़र। तो इनकम स्टेटमेंट जो है ये दो तरह की होती है। एक उन लोगों के लिए जो मर्चेंडाइजिंग का काम करते हैं यानी गुड्स का काम करते हैं, और दूसरे वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इनकी इनकम स्टेटमेंट में, दोनों की जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे बैंक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज़ हैं और इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर इदारे हैं, उनकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है वो थोड़ी से उसके जो कंटेंट्स हैं, जो उसकी डिटेल है वो डिफरेंट होती है एज़ कंपेयर टू उन लोगों की इनकम स्टेटमेंट के जो कि मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस करते हैं। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। मैं इनके आपको फॉर्मेट भी बनाने सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेके मर्चेंडाइजिंग करने वाले लोगों की इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सर्विस प्रोवाइडर्स की इनकम स्टेटमेंट भी सीखेंगे और दोनों में डिफरेंस आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह डेवलप होगी कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो अभी नंबर 1 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इंशाल्लाह। इसमें आज जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर मर्चेंडाइजर, ठीक है। तो पहली इनकम स्टेटमेंट किसके लिए है जी? इनकम स्टेटमेंट फॉर मर्चेंडाइजर, यानी उन लोगों के लिए जो लोग किसका काम करते हैं? गुड्स का कारोबार करते हैं। तो गौर कीजिएगा, इसमें मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ मर्चेंडाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो ये 3 स्टेप हैं, याद रखिएगा व्यूअर्स, कि जो मर्चेंडाइजर होते हैं ना उनकी इनकम स्टेटमेंट के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करते हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट। पहले स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट को कहते हैं जिसमें से अभी कुछ मज़ीद एक्सपेंसेस माइनस होने होते हैं, यानी कुछ एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होते हैं और कुछ अभी माइनस होने होते हैं, इसलिए उनको ग्रॉस कहा जाता है। एक वर्ड होता है नेट और एक वर्ड होता है ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब है कि अभी इसमें से कुछ मज़ीद एक्सपेंस माइनस होना बाकी हैं,
अगली स्टेज पे। तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो तरीक़ाकार होगा फॉर्मेट में, जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, नेट सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। ठीक है, अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जी नेट सेल क्या होती है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस चीज़ को कहते हैं। तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, नेट सेल कहते हैं कि टोटल और ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न। यानी डेफिनेटली आप इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम चीज़ें बेचते हैं अपने किसी कस्टमर को या बहुत सारे कस्टमर्स को, तो सम टाइम ये भी होता है कि कोई कस्टमर है उसको हमारी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है, या अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हमारी प्रोडक्ट नहीं है, या खुदा न खास्ता हमारी प्रोडक्ट में को फॉल्ट निकल आता है, तो वो जो कस्टमर है जिसको हमने चीज़ें सेल की हैं वो हमारी चीज़ें हमें क्या करता है, वापस कर देता है। तो वो जो चीज़ें बिकी हुई वापस आती हैं उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं व्यूअर्स, उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल सेल, जितनी भी हमारी सारी सेल है उसको हम टोटल सेल भी कहते हैं या सम टाइम उसे ग्रॉस सेल भी कहते हैं। इस ग्रॉस सेल में से हमने माइनस क्या करना है जी, सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न इसमें से माइनस हो जाएगा तो आंसर को क्या कहेंगे, नेट सेल। अब ये CGS यानी कॉस्ट, CGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGS किस चीज़ को कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड, यानी वो चीज़ें जिनको हमने बेचा। देखें, एक मर्चेंडाइज़र क्या करता है, मर्चेंडाइज़र चीज़ों को ख़रीदता है और ख़रीदने के बाद बेचता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं चेयर्स का बिज़नेस करता हूँ और मेरा शोरूम है जहाँ पर मैं चेयर्स परचेज़ करके शोरूम में रखता हूँ और फिर कस्टमर को वो सेल करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक चेयर मैंने परचेज़ की 2000 की, ठीक है, और मैंने उसको शोरूम में रखा और मैंने कस्टमर को वो चेयर सेल कर दी 3000 में। अब 3000 जो है दैट इज़ नोन एज सेल प्राइस। क्या है जी, सेल प्राइस। और जितने की मैंने वो चेयर ख़रीदी थी 2000 की, दैट 2000 जो है वो क्या है, उस चेयर की कॉस्ट है। यानी जो चेयर मैंने बेची है, उस जो चेयर मैंने 3000 की बेची है, उस चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो 2000 है। तो वो जो 2000 है दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, तो अब ये यहाँ तक हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं जी, और इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।